नमस्कार दोस्तों। आज नरेंद्र मोदी के गाल पर दोनों तरफ से तमाचे पड़े हैं। एक तमाचा सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना ने मारा है, तो दूसरी तरफ राजस्थान की जनता ने मारा है और तीसरा तमाचा कांग्रेस पार्टी मार रही है। मैं यह बात कह क्यों रहा हूं? आज नरेंद्र मोदी को तमाचा पड़ने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि याद करिए 15 अगस्त 2022 का वो दिन, लाल किले से नरेंद्र मोदी बतौर भारत के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और उस भाषण में कह रहे थे, क्या नारी अस्मिता, नारी सम्मान के लिए हम सब एक होकर के खड़े नहीं हो सकते हैं, और न जाने क्या क्या। मगर जब वो ये कह रहे थे, उसी समय उन्हीं की सरकार के सिग्नेचर से, उनकी डबल इंजन की सरकार के सिग्नेचर से एक अन्याय हो रहा था। एक महिला की जो इज्जत लूटी गई थी, उसको तार तार करते हुए उसके चिथड़े उड़ाए जा रहे थे और इज्जत लूटने वाले बलात्कारी दरिंदों को जेल से छोड़ा जा रहा था। और उस वक्त में सिर्फ कांग्रेस पार्टी इस अन्याय के खिलाफ लड़ रही थी, बोल रही थी। राहुल गांधी बोले, प्रियंका गांधी बोली, महिला कांग्रेस बोली, सुप्रिया श्रीनेत्र बोली और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बोले। गुजरात का चुनाव चल रहा था, गुजरात में भी बोले, सबने कहा वोट घट जाएंगे, तमाम समस्याएं आएंगी, मत बोलो इस पर। लेकिन कोई भी कांग्रेस का इस पर चुप नहीं बैठा और जो संभव हुई मदद की उस पीड़ित की। लेकिन दूसरी तरफ वो आम आदमी पार्टी जो एक अलग राजनीति करने की बात करती थी, उसके नेता अरविंद केजरीवाल से जब सवाल किया गया तो चुप्पी साध गए, इस पर एक शब्द नहीं बोले। इसी तरीके से संजय सिंह से सवाल किया गया, वो भी नहीं बोले। आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं बोला, चाहे उनके तत्कालीन डिप्टी सीएम हो या कोई भी हो। जब कोई नहीं बोल रहा था, इसलिए क्योंकि वोट कम हो जाएंगे। और उस वक्त में अरविंद केजरीवाल खुद को कृष्ण का अवतार बता रहे थे, कट्टर हिंदू बता रहे थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी वोट कम ज्यादा होने को छोड़कर इसकी बात कर रही थी, इस नाइंसाफी के खिलाफ बोल रही थी, खल रहा था नरेंद्र मोदी को। बहरहाल अंततः वो बिल्किस बानो इंसाफ के लिए फिर गई, सुप्रीम कोर्ट गई, मदद की तमाम सारे लोगों ने और कांग्रेस की मदद से वो मुकदमा लड़ी और आज वो ऐतिहासिक फैसला जस्टिस नागरत्ना ने किया। जस्टिस नागरत्ना और उनके साथी जस्टिस ने भुवन ने जो आदेश पारित किया, उस आदेश में कहा कि हां, गुजरात की भाजपा सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने गलत तरीके से उसकी रिहाई की, झूठ बोला, मक्कारी की गई, जिसमें रिहाई के लिए महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की अदालत को कार्रवाई करनी थी, वो गुजरात से कराई गई। यानी गुजरात की जुडिशियरी हो, गुजरात की ब्यूरोक्रेसी हो या गुजरात की पॉलिटिक्स हो, सब बलात्कारी बन चुके हैं। उन बलात्कारियों को और उन बलात्कारियों के सरदार के तौर पर जब हमारे प्रधानमंत्री का नाम आता है तो तकलीफ होती। क्यों आता है? याद करिए, गुजरात में दंगे शुरू हुए थे फरवरी में और 3 मार्च को बिल्किस बानो के घर में घुस करके तमाम दरिंदों ने, जो भगवा आतंकी हैं, उन्होंने
बिल्किस बानो जो 5 महीने की गर्भवती थी उसे उठाकर पटक दिया, उसके साथ वो भागी जान बचाने के लिए। उसकी बेटी को 3.5 साल की उठाया और दीवार में पटक दिया। उसके परिवार के लोग बोले और अगल बगल के लोग बोले पूरे परिवार के सब 15 लोगों की हत्याएं कर दी गई। 15 लोगों की हत्याएं करने के बाद में बिल्किस बानो दौड़ी जा रही थी, उसे घसीट कर पकड़ा और सड़क पर उसके साथ 14 लोगों ने बलात्कार किया। 14 लोगों ने, एक ने नहीं, दो ने नहीं, 14 लोग। स्थिति ये हुई, वो मरणासन्न हो गई और वो मरणासन्न बिल्किस इसी तरह पड़ी रही कई घंटे। किसी ने एक कपड़ा नहीं डाला। जब उसे होश आया तो उसने अपनी हालत देखी, वो भागी कि कहीं छिपने का सहारा मिले और उस समय किसी एक भले इंसान ने उसे कपड़ा डाल दिया उसके ऊपर। फिर कुछ लोगों की मदद से वो थाने पहुंची, शिकायत बताई, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इधर उधर धक्के खाने के बाद में जब एफआईआर दर्ज हुई तो साहब पुलिस ने उसकी जांच में, इन्वेस्टिगेशन में उसे अपराधियों को क्लीन चिट दे दी और कहा कोई अपराध नहीं हुआ। तब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, पूरी खबर सब जगह थी, नरेंद्र मोदी को भी थी। लेकिन किसने रोका एफआईआर दर्ज करने से? किसने एफआईआर दर्ज होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन खत्म कराई? सवाल है। इसीलिए मैं सरदार कह रहा हूं बलात्कारियों का, हत्यारों का। और उसके बाद में जब यह मामला केंद्र सरकार के पास पहुंचा और उसके बाद में जब इस पर कोर्ट गई कांग्रेस, तब कहीं सीबीआई जांच की बात हुई। और जब जांच हुई, जांच के बाद में इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद में, सबूत मिलने के बाद में चार्जशीट होती है और यह केस गुजरात से ट्रांसफर करके मुंबई आ जाता है। मुंबई में इसकी सुनवाई होती। लंबी चली सुनवाई के बाद में सारे सबूतों और सबके गवाहों के बयानों के बाद में 11 लोगों को सजा होती है आजीवन कारावास की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कैसे मंजूर हो कि उसके बलात्कारियों ने, उसके हत्यारों ने इस तरह सजा भुगतनी पड़ेगी? उन्हें बचाने के लिए अदालत पर गए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से कहा, हाई कोर्ट से भी सजा हुई और उस सजा के बाद में हाई कोर्ट से उन्होंने बचने के कई रास्ते अपनाए, नहीं हुआ तो उन्होंने, गुजरात सरकार ने एक प्रस्ताव बना करके नरेंद्र मोदी सरकार को भेजा कि इनको माफ कर दिया जाए। और 15 अगस्त 2022 को उन्हें माफ करके छोड़ दिया गया जेलों से। फूल माला पहनाए गए, लड्डू खिलाए गए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक सबके साथ में वो बलात्कारी घूम रहे थे, मंच शेयर कर रहे थे, चुनाव में प्रचार कर रहे थे। ये वीडियो 15 अगस्त 2022 का है, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर, उस लाल किले की प्राचीर जिसे बेटी बचाओ का नारा दिया था, उसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का नारा दे रहे थे। कथनी थी और करनी ये थी कि 15 अगस्त 2012 को देश की बेटी, उस समय 21 साल की, 5 महीने के गर्भ से थी, 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, परिवार के सदस्यों की हत्या करते हैं, जिसमें 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल थी, उनको रिहा करते हैं और उसका जश्न, उनका स्वागत हार, मालाओं से, मिठाई से विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में होता है। और आप देख रहे हैं इन सबका स्वागत हुआ। स्वागत के जश्न के मंच पर भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसद इन 11 हत्यारे, बलात्कार के दोषियों के साथ मंच शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कांग्रेस के उन सभी आरोपों पर मोहर लगाता है जो आरोप हमारे ये कहते रहे कि भाजपा प्रधानमंत्री जी की कथनी बेटी बचाओ की, लेकिन करनी में बलात्कारी
और अपराधियों को बचाओ वाली थी, उसके साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने, मैं आपको यकीन दिला रही हूं, महिला हूं, देश की करोड़ों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में अदालतों में उनके पिता और भाई के साथ लगातार चक्कर काट रहे हैं, उनकी उम्मीदों को जिंदा रखने का काम सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने किया है। बताया आपको, गोधरा के विधायक को ये संस्कारी बलात्कारी लग रहे थे, उनके लिए संस्कारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात यह है कि जब आजादी का अमृत महोत्सव, एक तरफ नारा, दूसरी तरफ बलात्कारियों की रिहाई और उसके बारे में उसका जश्न, हम सिर्फ एक ही मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री और भाजपा को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश की बेटियों से, करोड़ों बेटियों से देश से माफी मांगनी चाहिए। और भाजपाई नेता कह रहे थे, अरे ये तो बड़े संस्कारी लोग हैं, ब्राह्मण हैं, अच्छे लोग हैं। शर्म आती है ऐसे संस्कारी ब्राह्मणों पे। यदि यही संस्कार है तो ऐसा संस्कार भगवान किसी को ना दे। और इस तरह की स्थिति, इसके बाद वो बिल्किस बानो बिलखी, उसका परिवार बिलखा, डर के साए में 20 साल गुजारे उन्होंने। फिर उन्हें मजबूरन अदालत का सहारा लेना पड़ा। अदालत आए, सुप्रीम कोर्ट में की गई याचिका के बाद में सुप्रीम कोर्ट में इस केस को कैसे लटकाया जाए, कैसे इस पर कार्रवाई न हो, इसके लिए बार बार भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से वकीलों ने टाइम मांगा, बार बार मांगा। अंत में चिढ़कर जस्टिस को कहने लगा कि आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तब आप इस पर सुनवाई होने दें। अंत में आज जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भवन की कोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि उनकी क्षमा, सजा की माफी गलत थी और यह कानूनन बिल्कुल गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह अपराध था, जघन्य अपराध था, निश्चित रूप से अपराध था, यह नहीं होना चाहिए था। मैंने इसी तरीके से एक घटना देखी, आपको याद होगा, एक दिल्ली में हत्याकांड हुआ था और जेसिका लाल हत्याकांड के जो आरोपी था मनु शर्मा, उस मनु शर्मा को आम आदमी पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने माफ कर दी उसकी सजा। वो बेखौफ घूम रहा है, वो महिला का हत्यारा, महिला का के साथ अभद्रता करने वाला, कमोबेश इसी तरीके से। लेकिन आज इस केस में अदालत ने एक नजीर दी है, एक अच्छा काम किया है। आज दूसरा तमाचा लगा है नरेंद्र मोदी को राजस्थान में। राजस्थान की जनता ने उन्हें ऐसा तमाचा मारा है कि अब वो न बिल्लाए फिर रहे हैं, न भुलाए फूल रहे हैं। स्थिति यह है कि श्री करणपुर से कांग्रेस के रूपिंदर सिंह कुन्नर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल को बुरी तरह हरा दिया है और सुरेंद्र पाल को जीतने के लिए सारी आचार संहिता का, चुनाव आचार संहिता का खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी ने उन्हें मंत्री बना दिया था सरकार ने। और मंत्री बनवा करके उन्हें शपथ दिला करके यह संदेश दिया था कि नहीं, अब तो वो जीतने वाले हैं और इसलिए वो मंत्री ही बनेंगे, जिससे जनता पर प्रभाव पड़े। और उसके बाद वोट हुए, जनता ने कहा हमें मंत्री नहीं चाहिए, हमें तो अपना प्रतिनिधि चाहिए, लोक प्रतिनिधि। और उसने सुरेंद्र पाल को बुरी तरह से नकार दिया। जब सुरेंद्र पाल हार जाते हैं तो उस स्थिति में जवाब तो होता नहीं। तो यही एक सत्य है। चुनाव आयोग ने भी कुछ कार्रवाई नहीं की, शिकायत की गई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं।
सारी मशीनरी सुरेंद्र पाल को जिताने के लिए लगा दी गई, लेकिन वो हारे। इसलिए क्योंकि जनता बलात्कारियों का साथ नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर तो इतनी नैतिकता है कि उनके किसी नेता के खिलाफ यदि कोई आरोप लगता है तो उसको उचित दंड दिया जाता है। इसका एक उदाहरण है, पूर्व एक विधायक है, उनके खिलाफ लड़कियों से कोई मोलेस्टेशन का आरोप लगा, अभी प्रमाणित नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देरी नहीं की, 24 घंटे के भीतर उनको पार्टी से निकाल बाहर किया। यह होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बलात्कारियों को सजो के रखा जाता है। उदाहरण आपके पास में उन्नाव का केस सेंगर का है। वो सेंगर जिसने गैंग रेप किया था। उदाहरण आपके पास में सोनभद्र का है। वहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक गौड़ ने रेप किया था बच्ची से, और उसके बावजूद उसे टिकट भी दी, 2-2 बार टिकट दी, और वो शख्स आपके सामने है, उसे सजा हुई आजीवन कारावास। इसके बाद इसी तरीके से चिन्मयानंद हो या कोई भी हो, तमाम सारे बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के ही होते हैं। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के आईटी के प्रभारी संयोजक, वो सब बलात्कार करते हैं। किससे? आईआईटी की छात्रा से। फिर चुनाव प्रचार करते हैं। तो आप समझिए कि वो बलात्कारी लोग हैं। एक उदाहरण नहीं है, ऐसे दर्जनों उदाहरण मौजूद है। चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे मेघालय में हो, चाहे मणिपुर में हो, कहीं भी आप चले जाइए। मणिपुर में बेटियां जिस तरीके से रेप की शिकार हो रही हैं, जिस तरह के हालात हैं, सब कुछ है। इन सब के बावजूद उन्हें इंसाफ देने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। उल्टा बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, पोषित किया जाता है। यही वजह है कि राहुल गांधी कहते हैं कि इंसाफ की लड़ाई लड़नी है, इंसाफ के लिए लड़ना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे न्याय के लिए लड़ना है, देश को जोड़ने के लिए लड़ना है। और वो जोड़ने की राजनीति करते हैं। इस जोड़ने की राजनीति पे जब हम बात करते हैं तो राहुल गांधी की मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होनी है, उसके लिए प्रशासनिक अनुमति का चिट्ठी दी गई है। 1 हफ्ते से चिट्ठी दी गई है, लेकिन आज तक उसकी अनुमति की चिट्ठी प्रदान नहीं की गई है, नहीं उसके बारे में कोई कमेंट किया गया है। क्यों? इतना नरेंद्र मोदी डर गया है। और दूसरी तरफ सनातन धर्म और उसके संस्कारों की बात करता, मंदिर के प्रतिमा का लोकार्पण करने की बात करता है, प्राण प्रतिष्ठा की बात करता है, जबकि सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्यों ने, 4 शंकराचार्यों ने कह दिया कि यह धर्म के विपरीत है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। फिर भी उसे धर्म कह के संबोधित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार पता चलते हैं। इन संस्कारों पर जब हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से दुखद लगता है। इसीलिए अब जनता मोदी को जवाब देने लगी है, और उन सबको जवाब देने लगी है जो इस तरह से बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, चुनाव के लिए सिर्फ खड़े होते हैं। वो बेटियों के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं। इसलिए चिंताजनक हालात बनते हैं। जय हिंद।